साल की शुरुआत से ही एक ऐसे जजमेंट की उम्मीदें बनी हुई है जिससे देश में पर्सनल लिबर्टी का पॉइंट चेंज हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उमर खालिद के केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया ने 10 दिसंबर को अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 5 years विदाउट ट्रायल, रिपीटेड हियरिंग्स, सेम आर्ग्यूमेंट्स और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व करना और जिसका जजमेंट इस साल अवेटेड है, उन्हीं सबके बीच एक ऐसा लेटेस्ट अपडेट आता है जो इस पूरे केस को सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल स्क्रूटनी के सेंटर में ला देता है। माहौल सडनली और हैवी हो जाता है क्योंकि अब उमर खालिद के लिए बेल की डिमांड इंडिया के बाहर से भी उठ रही है। सिर्फ किसी एनजीओ या एक्टिविस्ट ग्रुप ने नहीं बल्कि डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स की तरफ से। तो चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ समझते हैं और देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या बड़ा फैसला ले सकती है। रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक पर्सनल लेटर लिखा। ममदानी जो अमेरिका के लार्जेस्ट सिटी के मुस्लिम एंड एशियन ओरिजिन मेयर हैं और जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स से आते हैं, उन्होंने लेटर में लिखा, डियर उमर, I think of your words on bitterness often and the importance of not letting it consume oneself. It was a pleasure to meet your parents. We are all thinking of you. ये सिर्फ एक इमोशनल नोट नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल भी था कि उमर खालिद का केस अब ग्लोबल कॉन्शियंस का पार्ट बन चुका है। जिसके बाद अमेरिका के कुछ सीनियर लॉ मेकर्स ने भी वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसडर विनय मोहन को एक फॉर्मल लेटर लिखा। इस लेटर में सीधा कंसर्न रेज किया गया उमर खालिद के प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल डिटेंशन पर। लॉ मेकर्स का कहना है कि उमर खालिद का लगभग 5 साल तक जेल में रहना बिना ट्रायल कंक्लूड हुए raises serious questions about due process, human rights and India's obligations under international law. ये वर्ड्स कैजुअली नहीं चूज किए गए। ड्यू प्रोसेस और इंटरनेशनल लॉ जैसे टर्म्स एक डेमोक्रेसी के लिए काफी हैवी होते हैं और इसलिए ही लॉ मेकर्स का क्लियर स्टैंड था, उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए। अब इसी ग्लोबल प्रेशर के पैरेलल दिल्ली के कोर्ट रूम्स में जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे वो ज्यादा ही इंटेंस रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सबसे पहले डीले का ही इशू उठाया था। उनका सीधा एलिगेशन था कि द डीले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोसिक्यूशन, द अक्यूज्ड हैव नॉट कंप्लीटेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज येट। यानी कि एएसजी का पॉइंट ये था कि जब तक चार्ज आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे ट्रायल का स्टेज ही नहीं आएगा। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो उमर खालिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हैं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के डिले वाले एलिगेशंस को काउंटर करते हुए कोर्ट में कहा था कि दे से आई एम डीलिंग द ट्रायल बट द रिकॉर्ड शोज अदरवाइज। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने बताया कि ट्रायल कोर्ट की 55 हियरिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की वजह से वेस्ट हुई, स्टाफ शॉर्टेज, स्ट्राइक्स और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की एब्सेंस के कारण। और वायलेंस के इशू पर भी सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने बिल्कुल क्लियर कहा। उन्होंने कहा कि देयर आर 751 FIRs फ्रॉम द राइट्स एंड आई एम नेम्ड इन ओनली वन। और फिर एक और शार्प सवाल उठाया गया कि इफ इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी वुड दैट नॉट बी रादर सरप्राइजिंग। हालांकि उमर खालिद के साथ इस केस में और भी कई नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि शर्जिल इमाम, और उनके स्पीचेस पर एएसजी एसवी राजू ने काफी एम्फेसिस दिया। उन्होंने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि शर्जिल इमाम का चिकन नेक को ब्लॉक करने का स्टेटमेंट डायरेक्टली सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए अट्रैक्ट करता है और साथ ही कहा, रेफरिंग टू द स्पीचेस ऑफ शर्जिल इमाम टू ब्लॉक द चिकन नेक एरिया ऑफ इंडिया टू आइसोलेट असम फ्रॉम द मेनलैंड, इट अट्रैक्ट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिज्म अंडर सेक्शन 50। ये भी ऐड किया कि डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक सप्लाईज भी टेररिज्म के एम्बिट में आता है। कोर्ट रूम में शर्जिल इमाम के वीडियो क्लिप्स भी प्ले किए गए थे जहां उनका टोन अग्रेसिव और मैसेजिंग हीटेड था। अब डिफेंस ने तुरंत रिस्पॉन्ड भी किया था, कहा था कि ये सिलेक्टिव स्निपेट्स है जो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए पिक किया गया था। फिर फोकस शिफ्ट हुआ उमर खालिद पे वापस से। यहाँ एएसजी का लैंग्वेज और ज्यादा शार्प हो जाता है। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा था कि ही इज अ वेटरन ऑफ सेडिशन और साथ ही एएसजी ने उमर खालिद के पास्ट केसेस का रेफरेंस दिया, इंक्लूडिंग अलेज्ड भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे स्पीच। अब एएसजी का क्लेम था कि उमर खालिद ने व्हाट्सएप ग्रुप्स ओनली विद मुस्लिम स्टूडेंट्स बनाया जो राइट्स कोऑर्डिनेशन के लिए यूज हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उमर खालिद शर्जिल इमाम को ये समझा रहा था कि चक्का जाम इज वायलेंट एंड धरना इज पीसफुल, जो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। एएसजी ने कॉन्स्पिरेसी लॉ के कोर प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट में। कहा था कि एनी स्टेटमेंट और एक्ट डन बाय सम मेंबर ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन इज रेलेवेंट अगेंस्ट द अदर्स। इसका मतलब ये बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी में वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है। एक मेंबर जो करता है वो बाकी सब पर भी अप्लाई होता है। एएसजी ने ये भी आर्ग्यू किया कि एनीथिंग डन इन द कॉन्स्पिरेसी पीरियड ही और शी वुड बी वाइकेरियसली लायबल, द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी विल अप्लाई।
अब सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स काफी इंटेंसिव भी हो गए थे जब एएसजी ने एक लाइन और ऐड की थी। कहा था कि देयर इज अ नैरेटिव बिल्ड आउटसाइड दैट दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर एजुकेटेड टेररिस्ट। ये स्टेटमेंट कोर्ट रूम में इको होता है और एएसजी का कहना था कि प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस भी नहीं थे बल्कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। अब डीपीएसजी, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जामिया कोऑर्डिनेशंस, लॉजिस्टिक्स सब डेलिब्रेट थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि इंटेंशन रेजिम चेंज और इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का था और डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया विजिट के टाइम राइट्स होना नॉट अ कोइंसिडेंस थे। शर्जिल इमाम का एक और वीडियो क्लिप प्ले किया गया था जिसमें स्टेटमेंट्स जैसे कट ऑफ द चिकन नेक, चक्का जाम्स एवरीवेयर, डिसरप्ट एसेंशियल सप्लाईज और कोर्ट्स कैनॉट बी ट्रस्टेड सुनाई दिया। ये क्लिप्स कोर्ट रूम के अंदर विजिबली काफी इम्पैक्टफुल थे, पर डिफेंस ने काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर भी दिया था। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि प्रोसिक्यूशन सिलेक्टिव एडिटिंग के थ्रू एक स्टोरी बिल्ड कर रहा है, जबकि पूरे स्पीचेस चार्जशीट का पार्ट है और कंटेक्स्ट मिसिंग है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उमर खालिद के लिए आर्गू करते हुए ने कहा कि 5 years have passed and the prosecution has not shown any direct link between उमर खालिद and violence। वहीं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने गुलफिशा फातिमा के लिए आर्ग्यू किया और कहा कि डीले अक्यूज्ड की वजह से नहीं बल्कि स्टेट की वजह से हुआ है। इसी के साथ अगर हम करंट न्यूज पर फोकस करें और उस लेटर पर जो इंडियन एम्बेसडर को लिखा गया है, तो उस लेटर पर साइन करने वालों में कोई छोटे नाम नहीं है। कांग्रेसमैन जेम्स पी, जेमी रैस्किन, सेनेटर्स क्रिस वैन हॉलर एंड पीटर वेल्च, कांग्रेस मेंबर्स प्रमिला जयपाल, राशिदा तलैब, जैल्स काउशवी और लॉयड डॉगेट, ये सब अमेरिकन पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस है। और लेटर में ये कहा गया है कि इंडिया और यूएस बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं टू अपहोल्ड फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड प्लूरलिज्म। और इसी स्पिरिट में इन्होंने उमर खालिद के केस को रेज किया। लॉ मेकर्स ने एक्सप्लिसिटली सीएए प्रोटेस्ट का रेफरेंस भी दिया। कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उन्हें यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के स्पोक्सपर्सन ने फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी कहा था। लेटर में ये भी लिखा गया कि उमर खालिद के केस में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की फेयरनेस को राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एक्सपर्ट्स एंड द इंटरनेशनल मीडिया ने कंसिस्टेंटली क्वेश्चन किया है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिगेशन ये था कि टेररिज्म चार्जेस बेस्ड ऑन सीक्रेट विटनेसेस एंड मिसकंस्ट्रूड स्पीच है और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस को उमर खालिद और टेरर एक्टिविटी के बीच कोई कॉन्क्रीट लिंक नहीं मिला। पूरी सिचुएशन देखे तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने डिटेल लीगल आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ मेकर्स, यूएन रेफरेंसेस और न्यूयॉर्क के मेयर के लेटर्स हैं। उमर खालिद का केस अब सिर्फ एक बेल एप्लीकेशन का नहीं रहा है, ये एक लार्जर क्वेश्चन बन चुका है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है और क्या आता है, जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।